हाय एवरीवन, थम्स अप जो कि एक लोकली मेड फिजी ड्रिंक्स ब्रांड है, उसने अपनी एक्चुअल जो वर्थ है वो यहाँ पे ग्लोबल स्केल पे प्रूव करके दिखा दिया है, क्योंकि थम्स अप अब जो है एक $1 बिलियन कोला ब्रांड बन चुका है। इसके साथ ही कोका कोला के एक टॉप ऑफिशियल का ये कहना है कि थम्स अप ने पिछले साल $1 बिलियन यानी कि 7,500 करोड़ रुपीस इन सेल्स रिकॉर्ड भी किया है। थम्स अप को इंडिया में 1977 में लॉन्च किया गया था और 45 साल से भी पुराना ये जो ब्रांड है उसने हमारे देश की जो एरेटेड ड्रिंक्स मार्केट है उसमें कई दशकों से एक लीडरशिप पोजीशन को भी एंजॉय किया है। ऑल्दो थम्स अप जो है वो एक मेड इन इंडिया कोला ब्रांड है, लेकिन थम्स अप को जो है इस वक्त कोका कोला ओन करता है। कोका कोला कंपनी के सीईओ जेम्स क्विंसी का ये कहना है थम्स अप जो है इंडिया में एक $1 बिलियन ब्रांड इसलिए बन पाया क्योंकि उन्होंने मार्केटिंग और एग्जीक्यूशन प्लान्स के ऊपर फोकस किया है। तो आज के इस ब्रांड स्टोरी में हम लोग थम्स अप की ही बात करने वाले हैं। मैं आपको जो है थोड़ा सा इतिहास के पन्नों में लेके जाऊंगा। इंडिया की जो कोला इंडस्ट्री है और उसका जो एक ड्रामेटिक हिस्ट्री है, थोड़ा सा उसके बारे में बताने वाला हूँ। ये भी बात करेंगे कि क्या वो रीजंस थे जिसके वजह से थम्स अप की शुरुआत हुई, किसने थम्स अप को शुरू किया, किस वजह से थम्स अप को जो है बाद में कोका कोला ने एक्वायर कर लिया, और क्या वो थम्स अप की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज रही हैं जिसके वजह से थम्स अप जो है वो आज के टाइम पे एक $1 बिलियन कोला ब्रांड बन गया। इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट की जो हिस्ट्री है वो 65 साल से भी पुरानी है, जहाँ पे 1970s में इंडियन कोला मार्केट में कोका कोला का जो दबदबा था, कोका कोला की मोनोपोली थी, लेकिन 1974 में कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। हुआ ये था कि 1974 में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी कि फेरा को पास किया गया, जिसके चलते ये बोला गया था कि जितनी भी फॉरेन कंपनीज हैं उनको 60% की जो इक्विटी है उसको इंडियन एसोसिएट्स को डाइल्यूट करनी होंगी। और उस वक्त के जो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे जॉर्ज फर्नांडिस, वो चाहते थे कि कोका कोला जो है वो अपने सीक्रेट फार्मूला को जो इंडियन एसोसिएट्स हैं, इंडियन शेयर होल्डर्स हैं, उनको रिवील कर दे। ऑल्दो कोका कोला ने इस बात पे तो अग्री किया कि वो अपने इक्विटी को डाइल्यूट कर देगा, लेकिन कोका कोला हरगिज़ यहाँ पे नहीं चाहता था कि जो उसकी हाईली गार्डेड और सीक्रेट फार्मूला है उसको इंडियन गवर्नमेंट या फिर जो इंडियन शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ शेयर किया जाए। जिसके बाद कोका कोला ने गवर्नमेंट की डिमांड्स को ना मानते हुए फाइनली 1977 में अपने जो ऑपरेशंस है उसको पूरी तरीके से बंद करके इंडियन मार्केट से एग्जिट कर गई। 1977 में जब कोका कोला की इंडियन मार्केट से विदाई हुई तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने यहाँ पे 77 नाम से एक होम ग्रोन कोला ब्रांड को यहाँ पे लॉन्च किया, और इसको जो है बड़े धूमधाम से लॉन्च किया गया। और इस कोला ब्रांड के जो है स्वदेशी मूवमेंट के अंडर में लॉन्च किया गया था। कोला ब्रांड 77 ने इवेंचुअली मार्केट में ऑरेंज ड्रिंक निकाला, लेकिन गोल्ड स्पॉट और कोक की जो पॉपुलैरिटी है उसको ये जो ब्रांड है नहीं मैच कर पाई, जिसके चलते बहुत जल्दी वो भी जो है मार्केट से चल बसी। तो इंडियन मार्केट में एक वैक्यूम सा क्रिएट हो गया, और उस वैक्यूम को फिल करने के लिए कई सारे लोकल फ्रेंचाइजेस जो कि कोका कोला की बॉटलिंग प्लांट्स के तौर पे ऑपरेट किया करते थे, उन्होंने अपने वर्जन के सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट में उतारे, जैसे कि कैंपा कोला, टोरिनो, डिक्सी कोला, ड्यू। लेकिन इन सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स ने भी मिलकर इंडियन मार्केट में कुछ खास कमाल नहीं किया, और यहाँ से पिक्चर में एंट्री होती है थम्स अप की। थम्स अप को डेवलप करने के पीछे का जो आइडिया है वो दो भाइयों का था, रमेश और प्रकाश चौहान। मैं आपको बता दूं कि चौहान ब्रदर्स पार्ले कंपनी में ऑलरेडी कुछ स्टेक्स, कुछ हिस्सा ओन करते थे, और पार्ले कंपनी के पास उस वक्त ऑलरेडी 2 ऐसे सोडा ब्रांड्स थे जो कि इंडिया में कुछ हद तक पॉपुलर थे। पहला था लिम्का और दूसरा था गोल्ड स्पॉट। लेकिन जब थम्स अप को 1977 में इंडियन मार्केट में उतारा गया तो देखते ही देखते थम्स अप जो है मोस्ट पॉपुलर कोला ब्रांड बन गया। इसके साथ ही 1980s में थम्स अप जो है इंडिया के जो कोला प्रोडक्ट्स उसमें उसने अपनी मोनोपोली भी क्रिएट कर ली। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रमेश चौहान ने थम्स अप के फॉर्मूले को स्क्रैच से डेवलप किया था, जहाँ पे उन्होंने कई सारी इंग्रेडिएंट्स जैसे कि सिनेमन, कार्डमम और नेटमग के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। मकसद ये था कि कंपनी एक ऐसा ड्रिंक बनाना चाहती थी जो कि ज़्यादा फिजियर हो, ताकि अगर उसको ठंडा ना भी किया जा सके तो टेस्ट में जो है वो फिजीनेस आए,
जिसके वजह से जो वेंडर्स हैं वो भी उस ड्रिंक्स को, उस कोला को ईजिली मार्केट में बेच पाए। मैं आपको बता दूं कि इस ड्रिंक का जब नाम सोचा जा रहा था, नाम रखने वाले थे, तो इसका जो नाम है वो थम्स अप रखा जाना था। जी हाँ, बी जो है वो मौजूद होना था, लेकिन एक यूनिकनेस देने के लिए फिर डिसाइड किया गया कि थम्स अप में से बी हटा देंगे और इसको थम्स अप नाम रखेंगे। 1980s में ऑल्दो थम्स अप जो है ना सिर्फ एक सक्सेसफुल कोला ब्रांड था इंडिया में, लेकिन उसके पास मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट शेयर भी मौजूद था। लेकिन रमेश चौहान ने ये डिसाइड किया कि भाई थम्स अप को जो है एक नॉर्मल कोला ड्रिंक की जगह एक माचो ब्रांड के तौर पे इसको लोगों को प्रेजेंट करना है। और यही वो रीज़न था जिसके वजह से फिर थम्स अप के नए मार्केटिंग कैंपेन्स के ऊपर काम करना शुरू किया गया। बहुत दिनों की ब्रेनस्टॉर्मिंग, डिबेटिंग और डिसएग्रीमेंट्स के बाद रमेश चौहान ने थम्स अप को 2 टैगलाइन्स के साथ रीब्रांड किया। पहला था टेस्ट द थंडर, दूसरा था तूफानी ठंडा। एक तरफ जहाँ पे थम्स अप जो है अपने रीब्रांडिंग के ऊपर काम कर रहा था, वहीं पे दूसरी ओर पिक्चर में यहाँ पे एंट्री होती है पेप्सिको की। पेप्सिको की जो एंट्री है वो इंडिया में 1988 में हुई, जहाँ पे पेप्सिको ने यहाँ पे 2 इंडियन कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर करके इंडिया में एंट्री ली और लहर पेप्सी, इसके साथ ही 7 अप और मिरिंडा को इंडिया में 1980s में लॉन्च किया। लेकिन पेप्सी ने जिन 2 कंपनियों के साथ यहाँ पे जॉइंट वेंचर किया था वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और फाइनली 1994 में पेप्सिको ने ये जो जॉइंट वेंचर है उसको ख़त्म कर दिया था। पेप्सिको की जब इंडिया में एंट्री हुई तो पार्लियामेंट में इसके ऊपर कई सारे डिबेट्स हुए। इसके साथ ही इंडिया के कई सारे पार्ट्स में पेप्सिको के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशंस भी हुए। कहना यह था कि भाई स्वदेशी मूवमेंट के चलते कैसे एक फॉरेन कंपनी को इस टाइम में एंट्री दिया जा सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद पेप्सी ने जो है इंडिया में अपने आप को सेटअप कर लिया था और ऐसा बोला जा रहा था कि शायद पेप्सी के आने से यहाँ पे मार्केट में कुछ कंपटीशन आ सकता है, लेकिन पार्ले की जो थम्स अप ब्रांड है उसको बढ़ने से पेप्सी भी ना रोक सके। थम्स अप ने जब से इंडिया के कोला मार्केट में कदम रखा था तब से ना सिर्फ वो एक मोनोपोली बन गई थी, लेकिन उसके पास एक स्ट्रॉन्ग होल्ड भी मौजूद था। लेकिन ये जो सिलसिला है वो सिर्फ 1993 तक ही चल पाया, क्योंकि 1993 में कोका कोला ने ये डिसाइड किया कि वो इंडिया में वापस से री एंटर करने वाली है। रीज़न कि भाई उस वक्त पे पोस्ट लिबरलाइजेशन के चलते जो इंडियन मार्केट्स है उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और फॉरेन ब्रांड्स के लिए ओपन कर दिया गया था। और यहाँ से शुरू होती है एक नई कहानी की, जहाँ पे ना सिर्फ कोका कोला ने इंडियन मार्केट में एंट्री की, लेकिन देखते ही देखते उसने पार्ले की थम्स अप ब्रांड को भी एक्वायर कर लिया। 16 साल बाद 1993 में जब कोका कोला ने इंडियन मार्केट में अपनी वापसी की तो वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडियंस जो है कोका कोला ब्रांड को उस तरीके से ही वेलकम करेंगे जिस तरीके से वो पहले एक टाइम पे मोनोपोली हुआ करते थे। कोका कोला को ये पता था कि वो लोग थम्स अप के साथ कम्पीट नहीं कर सकते, जिसके वजह से कोका कोला ने यहाँ पे कुछ ऐसे टैक्टिक्स अपनाए जिसको हम ये तो नहीं बोलेंगे कि सही थे, लेकिन क्या करें, गंदा है पर धंधा है। कोका कोला ने पार्ले के जितने भी फ्रेंचाइजी बॉटलर्स हैं उनको पोच करना शुरू किया, मतलब उनको अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया था। ऑल्दो पार्ले के पास उस वक्त पे 80% का मार्केट शेयर तो मौजूद था, लेकिन पार्ले जो है सिर्फ इंडिया में 4 बॉटलिंग प्लांट्स को ही ओन करता था। इसके साथ ही जो बाकी के 58 फ्रेंचाइजीज थे वो जो है किसी फॉरेन ब्रांड्स के साथ काम करने में बहुत ज़्यादा ईगर थे, और इस केस में इसका जो फ़ायदा है वो कोका कोला ने भरपूर उठाया। ये देखते हुए कि पार्ले के जो फ्रेंचाइजी बॉटलर्स हैं वो अपने आप को कोका कोला के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, रमेश चौहान ने ये डिसाइड किया कि वो जो है अब क्विट कर देंगे। पार्ले जो है वो कैश रिच कोका कोला के साथ कम्पीट नहीं कर सकता था, क्योंकि कोका कोला के पास ना सिर्फ पैसा था, लेकिन उस वक्त पे वो टॉप बॉलीवुड स्टार्स के ऊपर खूब सारा पैसा जो है वो एडवर्टीजमेंट में भी खर्चा कर रहा था। और फाइनली फिर 1993 में कोका कोला ने थम्स अप, गोल्ड स्पॉट, लिम्का और सिट्रा को रमेश चौहान से $60 मिलियन में खरीद ली। जैसे ही कोका कोला ने थम्स अप को एक्वायर किया, वैसे ही कोका कोला जो है वो इंडियन कोला मार्केट का फिर से नंबर 1 ब्रांड भी बन गया। सबने ये सोचा था कि कोका कोला थम्स अप को एक्वायर करके जो है उसको एक बड़ा ब्रांड बनाने वाला, लेकिन कोका कोला के मंसूबे कुछ और ही थे।
कोका कोला ने ये डिसाइड किया कि पार्ले के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको वो मार्केट से विड्रॉ करने वाले, जिसके बाद पहले कुछ महीनों में सबसे पहले गोल्ड स्पॉट और लिम्का को विड्रॉ किया गया और उसके कुछ महीनों बाद फाइनली थम्स अप को भी इंडियन मार्केट से विड्रॉ कर लिया गया। कोका कोला को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडियन मार्केट में थम्स अप को रिवाइव करने वाले हैं, रीलॉन्च करने वाले हैं, जिसके बाद उन्होंने अपने टैगलाइन को री इंजीनियर करके आई वॉन्ट माई थंडर किया और फाइनली 1997 में इंडियन मार्केट में थम्स अप ब्रांड को वापस लेकर आया गया। एडवर्टाइजिंग की भी बात करें तो थम्स अप जो है वो हमेशा अहेड ऑफ इट्स टाइम रहा है। थम्स अप के जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स थे वो काफ़ी कैची और यूनिक भी थे। सिर्फ इतना ही नहीं, अर्ली 1980s में थम्स अप ने जो है उस वक्त के टॉप क्रिकेटर्स जैसे कि सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री और आज के टाइम के एक्टर्स जैसे कि महेश बाबू हो गए, अक्षय कुमार हो गए या फिर सलमान खान हो गए, उनको एज अ ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे भी सक्सेसफुली रोप इन किया है, जो कि उनके नेचर ऑफ जो ड्रिंक है, जो कि माचो नेचर है, उसको फुलफिल करता है। इसके साथ ही नेक्स्ट टाइम अगर आप कभी रेस्टोरेंट जाते हैं अपने किसी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ और कभी थम्स अप को ऑर्डर करते हैं तो पीते वक्त इस बात का गर्व ज़रूर महसूस कीजिएगा कि थम्स अप जो है वो एक 100% लोकली डेवलप कोला ब्रांड है। इसके साथ ही थम्स अप जो है वो एक ऐसा कोला ब्रांड है जिसने फॉरेन कोला ब्रांड्स के छक्के छुड़ा दिए थे। तो दोस्तों बस आई होप थम्स अप की ये जो ब्रांड स्टोरी है वो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ हमारे एफर्ट्स को यहाँ पे एक्नॉलेज करने के लिए इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और हम ऐसे ही ब्रांड से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स, ब्रांड स्टोरीज, इनसाइट्स, इंटरव्यूज़, पॉडकास्ट लेके आते रहते हैं। देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दो। मेरा नाम तौहीदुर रहमान है, मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक आप देखते रहे नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।